हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है जाविश फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग फंडामेंटल ऑफ सेमीकंडक्टर स्टडी करने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो एक्चुअली मैं अभी इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जो हम इस चैप्टर में मैं और आप जो आप देख रहे हैं, जो हम लोग इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं, वो बेसिकली कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है और उसका क्या यूज है। पहले उसके इंट्रोडक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। बात हम कर रहे हैं बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये हिस्सा आता है। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये हिस्सा आएगा। इस मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मॉडर्न फिजिक्स, उसके अंदर मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, और उस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मिलता है आपको सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब जो मैं बताने जा रहा हूं बेसिकली, और कहां कहां के हिस्सों को, किस किस क्लास के टॉपिक्स को ये टच करेगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये आपको मिलेगा क्लास 12th में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या क्या आ जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आ जाएगा आपको जंक्शन डायोड, उसके बाद ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, है ना, एम्पलीफायर, उसके बाद मॉसफेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और बहुत सारी चीजें ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगी। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जो मैं बताऊंगा या ये जो टॉपिक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन तो आपको देखने को मिलता है क्लास 12th में। क्लास 12th के पार्ट 2 में ये देखने को मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसके बाद आपने 12th पास कर ली है। अब 12th पास करने के बाद आप आ गए किसमें? ग्रेजुएशन में, बीएससी ग्रेजुएशन में आ गए। अब ग्रेजुएशन में आपने ले लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया आपने। या अगर आपने आप बीटेक कर रहे हो, बीएससी में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, या बीटेक कर रहे हो, बीटेक में आपका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, है ना, बीटेक में आपका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अगर आपका ये ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच है बीटेक में, तो ये काम देगा आपको। उसके बाद अगर आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, उस एंट्रेंस में भी, अच्छा किस तरह की एंट्रेंस? यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यूनिवर्सिटी टेस्ट, ईटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे मान लीजिए आप जामिया मिलिया इस्लामिया की कर रहे हो, या फिर डीयू की कर रहे हो, है ना, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटीज, उसकी अगर आप कर रहे हो, तो वहां पर एंट्रेंस में ये काम देने वाला है। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि ये जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, उसका वो कहां मिलेगा। सबसे पहली झलक आपको 12th में मिलती है। अगर आपने पीसीएम लिया है तो, पीसीबी लिया है तो भी मिलेगा। उसके बाद अगर आप ये ले लेते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, या बीटेक कर रहे हो, तो यहां ये सब चीजें आपको मिलेंगी। तो फटाक से यहां तक की कहानी हमने समझ ली है कि इसका क्या रोल है, और ये किसके अंदर आता है? तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया। हम अभी समझेंगे बेसिक, पूरी बेसिक से शुरू करेंगे, और सबसे पहले समझते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर, फिर धीरे धीरे आएंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। तो इसे बात करते हैं सेमीकंडक्टर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हमें समझना है। सेमीकंडक्टर
जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं, है ना, जैसा मैंने अभी लिखा था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गए, थायरिस्टर्स हो गए, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट, या जो भी होते हैं वो सारे के सारे एक स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं, और वही स्पेशल मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। तो हम क्या समझ रहे हैं, बेसिकली हम समझ रहे हैं सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के इंट्रोडक्शन को समझते हैं, यहां पर सेमीकंडक्टर के प्रॉपर्टीज को भी समझ लेंगे। सेमीकंडक्टर क्या है, तो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गए, थायरिस्टर्स हो गए, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, या और भी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सब एक स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं, और उसी स्पेशल मटेरियल को कहा जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं, नाम से ही आप थोड़ा सोच सकते होंगे, समझ सकते होंगे कि सेमीकंडक्टर क्यों कहा जा रहा है। सेमी मींस आधा कंडक्टर, इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी लाई करती है किसके किसके बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, सेमीकंडक्टर। और इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे तो इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती चली जाएगी, और अगर आप टेम्परेचर घटा दोगे तो इसकी कंडक्टिविटी भी घटती चली जाएगी। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो सेमीकंडक्टर आर दोज हुज कंडक्टिविटीज लाइज बिटवीन ऑफ दैट ऑफ मेटल एंड इंसुलेटर, मींस कंडक्टर और इंसुलेटर। इसका इट्स कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, टेम्परेचर पर। उसके बाद द मोस्ट प्रॉपरली यूज, अब सेमीकंडक्टर हम कह रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर में कौन है जो काम में आता है, किसे हम सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर प्रॉपरली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल आर सिलिकॉन और जर्मेनियम, मतलब ये बेसिक है सिलिकॉन और जर्मेनियम, और इसी सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करके हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं। और फिर और भी पर्पसेस के लिए, जहां पर सिर्फ लगा कि नहीं सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम काम नहीं कर रहा है, तो फिर हम वहां पर और भी कंपाउंड्स बनाते हैं, है ना, और फिर उसको दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करा करके फिर अलग, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं उसका यूज करते हैं, और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तरह तरह के बनाते हैं। जैसे गैलियम आर्सेनाइड एंड रिलेटेड कंपाउंड्स, और भी कंपाउंड्स होंगे, उन सारे और गैलियम आर्सेनाइड, ये सब सेमीकंडक्टर हैं जो अलग अलग डिवाइस के लिए, जैसे फॉर हाई स्पीड डिवाइस के लिए इसका यूज हो रहा है, ऑप्टिकल डिवाइसेस के लिए अलग अलग रिलेटेड कंपाउंड्स का यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये सारे कंपाउंड्स बनने के बाद बिहेव करते हैं किसके तरह, सेमीकंडक्टर की तरह, और रिलायबल होते हैं जिस पर्पस के लिए आपने बनाया है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है किसके बारे में, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है सेमीकंडक्टर के बारे में, कि सेमीकंडक्टर है क्या, सेमीकंडक्टर क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई जाती है। सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी लाई करती है इंसुलेटर और मेटल और इंसुलेटर के बीच में, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। उसके बाद मोस्ट प्रॉपरली यूज है। अब चूंकि यहां सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात आ गई, तो अब जाहिर सी बात है कि अब जो हम समझेंगे वो क्या समझेंगे, अब नाउ वी अंडरस्टैंड atomic structure of सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। ये ऐसा है, ये इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल है सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। ये मैं इस तरह से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी और बेहतरीन अंदाज में नोट्स बनाओ, तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। फिर हम लोग अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम के, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सबसे पहले सिलिकॉन की बात करें। सिलिकॉन सिंबल क्या होता है इसका, SI। सिंबल क्या होता है सिलिकॉन का, SI। सिलिकॉन होता है SI,
एटॉमिक नंबर Z, Z इसका होता है 14, एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, ठीक है 14 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM 284, 14 हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं किसकी, तो जर्मेनियम की, ठीक है जर्मेनियम की बात करते हैं। जर्मेनियम सिंबल इसका GE, एटॉमिक नंबर कितना होता है 32, एटॉमिक नंबर कितना होगा 32, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए EC, तो KLMN, K में कितना आएगा 2, L में कितना आएगा 8, M में एग्जिस्ट करता है 18 और N में कितना आएगा 4। बात समझ में आ रही है? तो ये 32। अब आप ध्यान से देखिए, अब कुछ और मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, यहां बताता हूं मैं आपको, ठीक है, या यही समझिए, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इस सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। ये ऑर्बिट्स है, ये ऑर्बिट्स है, ठीक है, इसे ऑर्बिट्स कहते हैं। अब इसका नेमिंग कर दो, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ एटम है, सेंटर ऑफ एटम, एटम का सेंटर न्यूक्लियस। इसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, इसे हम लोग सेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है, ये सेल या फिर ऑर्बिट, ठीक है। इस पहले वाले को कहा जाता है के सेल, के सेल नंबर इसका 1। इस वाले को कहा जाता है एल सेल, 2 नंबर है। इस वाले को कहा जाता है के एल एम, एम सेल 3, ठीक है, के एल एम। अब आप इलेक्ट्रॉन इसमें बैठा दो, तो के में कितने हैं 2, के में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन हमने बैठा दिया भाई, के में हमने 2 इलेक्ट्रॉन बैठा दिए, ठीक है। उसके बाद एल में कितने हैं, तो 8, एल है ये वाला, इसमें 8 बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हमने बैठा दिए। एम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हमने बैठा दिए। अब ये इसके लिए इस सिलिकॉन की अगर हम बात करें, तो इस सिलिकॉन के लिए सबसे बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, तो ये एम वाला। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, चूंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है। अब चूंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, तो जो इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम क्या कहेंगे वैलेंस सेल, सो इट इज कॉल्ड, सो इट इज वैलेंस सेल। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें एग्जिस्ट करेंगे, किस में, वैलेंस सेल में, उसे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है, ये एम, सो इट इज वैलेंस सेल। and so electrons in this cell are known as, electrons in this cell are known as valence electron, are known as valence electron। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल, ये सब समझ में आ रही है बात आपको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल, बात समझ में आ रही है। तो सो इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सेल आर नोन एज वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा उसे ही हम क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं। ये सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। जर्मेनियम का देख लेते हैं, तो आइए जर्मेनियम का देख लिया जाए।
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया ये, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल, ये एन सेल, है ना। अब देखिए ध्यान से, के में कितने, 2, तो के में 2, ठीक है। एल में कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एम में कितना, 18, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। एन में कितने, 4, 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है। तो ये सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, इसके लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है, तो ये वाला। तो वैलेंस सेल, इसमें कौन से सेल होगी, वैलेंस सेल कौन सा सेल होगा, वैलेंस सेल इज इक्वल टू कौन सा सेल होगा, तो एन सेल। वैलेंस सेल होगा एन सेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 4। इसी में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस दोनों की वैलेंसी है ना, वैलेंसी +-4, इसकी भी और इसकी भी। वैलेंसी आप समझते होंगे, +-4। वैलेंसी क्या है, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट अपने एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को स्टेबल बनाने के लिए उसके कंडीशन को फुलफिल करना चाहता है। मतलब इसमें मैक्सिमम 8 रह सकते हैं, ठीक है। रह तो सकते हैं इससे ज्यादा या अगर मैं इसकी बात करूं, एम में कितने रह सकते हैं, 18, मैक्सिमम 18। आप कहिएगा कि सर कैसे आपको पता है, तो एक फॉर्मूला आता है 2n²। इस फॉर्मूला पर अगर आप n की वैल्यू डाल दो, मान लो मुझे n की बात करनी या m की बात करनी कि m में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो m की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहां 3 पुट कर दो, 2 × 3 का स्क्वायर, तो 2 × 9 18 आ गए। तो इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 18 एग्जिस्ट करेंगे। n में कितने होंगे, तो n की भी आप फाइंड कर सकते हो। n की वैल्यू कितनी है, m अगर 3 है तो n कितना हो जाएगा, 4। तो 2 और 4 का स्क्वायर, तो 2 4 4 16, 32। मतलब n में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 32। लेकिन 32 के लिए तो बहुत एटम चाहिए, बहुत इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 32 से कम में कितना कम होगा, तो ऑक्टेंट की बात करता है ये हमेशा। कोई भी एटम एलिमेंट, किस चीज एलिमेंट का एटम किस चीज की बात करेगा, ऑक्टेंट। मतलब 8, उसके 8 पूरे हो गए, वो स्टेबल हो गया। तो वो 8 पुराने के चक्कर में रहता है। अगर पूरा फुलफिल हो जाए तो अच्छी बात है। तो ध्यान से देखिए, यहां इसमें कितने रह सकते हैं, 18। लेकिन वैलेंसी +-4 क्यों है, क्योंकि ये 8 पुराना चाहता है, ऑक्टेंट पुराना चाहता है, 8 इसे चाहिए। तो 8 पुराने के लिए या तो ये 4 किसी से लेगा, इस वजह से -4, है ना, या ये 4 दे देगा और यहां तक में स्टेबल हो जाएगा, इसलिए +4। बात समझ में आ रही। तो यहां भी वही केस है। तो ये शेयरिंग करता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। शेयरिंग करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। कहेगा भाई मैं तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने को कह रहा हूं, तुम भी अपने इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर करो। और जो शेयरिंग के प्रोसेस में जो बॉन्ड बनता है दोनों एलिमेंट के बीच में, उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो शेयरिंग से ये क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब इसमें कुछ और बेसिक टर्म्स हमें समझना है। ये तो हमने बेसिकली इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब समझते हैं, ध्यान से देखिए। जब आप इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है, m, और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है, n, है ना। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट m है और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है, n।
अब समझने वाली बात यह है कि किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। तो एक चीज आप दिमाग में रखना हमेशा कि जब आप न्यूक्लियस से बाहर जाते हो तो एनर्जी लेवल इंक्रीज होती है, एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, एनर्जी लेवल इंक्रीजेस। जब आप ऑर्बिट न्यूक्लियस से बाहर जाते हो तो एनर्जी लेवल क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी, एनर्जी लेवल इंक्रीजेस। इसका मतलब कि एम के पास जितनी एनर्जी होगी उससे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, एन के पास है। एक रिमार्केबल पॉइंट मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब न्यूक्लियस से जब आप ऊपर जाते हो तो एनर्जी लेवल बढ़ती है। इसका मतलब कि जितना एनर्जी लेवल एल के पास होगा, सॉरी के पास होगा, उससे ज्यादा एनर्जी लेवल एल के पास होगा, और उससे ज्यादा एनर्जी लेवल एम के पास होगा, और उससे ज्यादा एनर्जी लेवल एन के पास होगा। यह बात समझ में आई? जब आप के मतलब न्यूक्लियस से दूर जाते हो तो ऑर्बिट की एनर्जी लेवल बढ़ने लगती है। मतलब के पास सबसे कम, उससे ज्यादा एल के पास, उससे ज्यादा एम के पास, और उससे ज्यादा एन के पास, एन के बाद भी होगा तो उससे ज्यादा उसके पास। तो चूंकि हम सेमीकंडक्टर दो से ही बना रहे हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम से, तो अब चूंकि ध्यान से देखिए, एन के पास तो एनर्जी लेवल मतलब कि एन वाले जर्मेनियम वाले आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, सिलिकॉन वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आप हल्की भी एनर्जी दोगे तो ये लेकर गायब हो जाएंगे, अपनी ऑर्बिट छोड़कर निकल जाएंगे, मतलब फ्री हो जाएंगे। है ना, बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये ऑलरेडी हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी पर है, इनका लेवल ऑलरेडी ज्यादा है। तो इन्हें अगर एनर्जी कहीं से भी मिलेगी लेकर निकल जाएंगे। लेकिन एम वाले के पास इससे कम है, तो एम वाला जल्दी नहीं निकलेगा, ये जल्दी निकल जाएगा। तो ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन देर से लूज करेगा क्योंकि इसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इन कंपैरिजन विथ जर्मेनियम, और जर्मेनियम वाला जल्दी लूज कर देगा। तो मसला यहां यह फंसता है कि हम सिलिकॉन को ज्यादा, जो भी डिवाइस बनाते हैं उसमें सिलिकॉन ज्यादा यूज करते हैं। क्यों सिलिकॉन ज्यादा यूज करते हैं? अब जो मैंने अभी बताया उसको और इसको कंबाइन कीजिए। मैंने आपको बताया कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ। ये मैंने अभी बताया कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा, और जल्दी लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगी। अब करंट बढ़ जाएगी तो जो करंट जितनी चाहिए उससे ज्यादा मिलने लगेगी, और है ना, जितनी चाहिए उससे ज्यादा। तो करंट मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर लीक करने लगेगा, लीकेज करंट जिसे कहते हैं, है ना। एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट मिलने लगे उसे लीकेज करंट। तो इसके केस में लीकेज करंट की कंडीशन बढ़ जाएगी, इसमें लीकेज करंट की कंडीशन उतनी नहीं बढ़ती है। इसलिए ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन यूज करते हैं इन कंपैरिजन विथ जर्मेनियम। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक नोट कीजिए फर्स्ट क्लास अंदाज में, फिर मैं आगे बात करता हूं। समझ लिया एनर्जी लेवल्स और क्यों सिलिकॉन हम ज्यादा यूज करते हैं, जर्मेनियम कम यूज करते हैं। क्योंकि सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो, उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए तब वो फ्री हो पाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल कम है। किसके कंपैरिजन में? जर्मेनियम के कंपैरिजन में। जर्मेनियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके पास ऑलरेडी एक्सेस एनर्जी है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल हाई है, क्योंकि वो उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट एन है, इस वजह से उनका एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो ये जल्दी निकल जाएंगे, अगर इन्हें कहीं से भी एनर्जी मिल जाएगी तो ये जल्दी निकल जाएंगे, और ये इन्हें ज्यादा एनर्जी देनी होगी, इसलिए इनके पास लीकेज करंट, जिसे रिवर्स करंट कहते हैं, है ना, रिवर्स सैचुरेशन करंट, उसकी पॉसिबिलिटी इसमें ज्यादा होती है और इसमें उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, इसलिए हम ज्यादातर इसे यूज करते हैं।
अब ये हमने समझ लिया एनर्जी लेवल के बारे में समझ लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल की एनर्जी के बारे में हमने समझ लिया है कि जो भी कोई भी एटम अगर हम ले रहे हैं, कोई भी एलिमेंट के एटम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी, कोई भी, ठीक है। तो अब यहां एक चीज और हम समझते हैं, हमने बहुत पढ़ा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। ये इतने बात समझने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके दिमाग में खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जो अभी हमने यहां समझा वही है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस से बहुत कमजोर, एक्चुअली में है क्या, ध्यान से समझिए। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा है। तो न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन, जिनके पास प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज किसे पसंद करते हैं, किसे अपनी तरफ खींचते हैं, तो माइनस को खींचते हैं। तो माइनस को खींचते हैं तो ये भी माइनस, मतलब जितने ऑर्बिट्स हैं उन सारे ऑर्बिट्स में माइनस है। लेकिन ये प्रोटॉन सारे माइनस को तो अच्छे से खींचेगा, लेकिन कम और कमजोर पड़ जाएगा किसके लिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो वैलेंस सेल है, उस वैलेंस सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस का प्रोटॉन खींचता तो जरूर है, लेकिन बहुत कम खींच पाता है। या ये कहिए कि ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से लूजली बाउंड है, या ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से लूजली बाउंड है, इसलिए आसानी से भाग सकता है, निकल सकता है अगर इसे एनर्जी मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है किससे, न्यूक्लियस के प्रोटॉन से। तो लूजली बाउंड है तो ये इजीली, अगर इसे कहीं से भी एनर्जी मिली तो ये फ्री हो जाएगा। और फ्री होगा तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, चूंकि इसे एनर्जी मिल गई है, अब ये फ्री हो गया, इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस। सही बात है, यही हमने समझा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वेरी लूजली बाउंड है न्यूक्लियस से। इफ अगर हम एक एक्सटर्नल एनर्जी इसे दें तो देन दे कैन इजिली ब्रेक, ये आसानी से टूट जाएंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड बिकम फ्री, और फ्री हो जाएंगे। सच इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो बात समझ में आ रही है बेहतरीन अंदाज में, यहां तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी कि न्यूक्लियस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में है तो क्या है, बात समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल से जो बनता है जिसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड, है ना, हम क्या कहेंगे, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड, अब हम लोग बात समझते हैं किसके बारे में, एनर्जी बैंड के बारे में। एनर्जी बैंड है क्या, तो आपको मैंने यहां अभी बताया कि एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, मतलब के सेल का भी एनर्जी लेवल है, उससे ज्यादा किसका, एल सेल का, उससे ज्यादा किसका, एम सेल का, उससे ज्यादा किसका, एन सेल का। इट मींस कि हर सेल का, हर ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी है ना, एक एनर्जी लेवल है। अगर हम उस एनर्जी लेवल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, अगर हम उस एनर्जी लेवल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, दिखाएं, तो हमें एक पट्टी बनती हुई नजर आएगी हर ऑर्बिट की, हर सेल की एक पट्टी नजर आएगी कुछ इस तरह। ये के सेल का हो गया, ये एल सेल का हो गया, ये एम सेल का हो गया, इस तरह से पट्टी बनती हुई नजर आएगी। ये जो पट्टियां बन रही हैं इसे ही हम एनर्जी बैंड कहते हैं। बात समझ में आ रही, तो ये जो पट्टियां बनती हुई नजर आती है इसे ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड हम समझेंगे और फिर एनर्जी बैंड के बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर को। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में इस सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।